हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इसका क्वेश्चन मैं आप सभी को बिना इसका फॉर्मेट याद किए सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ स्टारलाइन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was ₹18,000. The balance sheet along with notes to account of Starline Limited as at 31st March 2019 is given below. सो इसकी ये बैलेंस शीट है और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी चेक कर लेते हैं। ये इसका नोट्स टू अकाउंट है, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है, जिस पे डेप्रिसिएशन लगा है अभी तक 12,000 का, वो लॉस में बेची है 6,000 के। और सेकंड पॉइंट में 8% जो डिवेंचर्स है वो रिडीम हो रहे हैं 1 जुलाई 2018 को। तो अपन अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके पास है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले अपन को बिना फॉर्मेट याद किए सीएफएस बनाने के लिए सबसे पहले अपन को बुक में अपनी नोटबुक में 1.5 पेज का ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। सो मैंने यहाँ पे 1.5 पेज का फॉर्मेट बना दिया है, क्योंकि अब आंसर के लिए अपने पास स्पेस कम ना पड़े और ज़्यादा पड़ेगी तो चलेगा भले ही। सो इसके क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपन इधर लिखेंगे। देखिए, पहले आपको हेडिंग डालनी है इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक में डाल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड, जो ईयर है एंड में बना रहे हैं। और ये एज पर AS3 रिवाइज्ड, ये अकाउंट स्टैंडर्ड 3rd के रिवाइज सेक्शन का है। तो सबसे पहले इधर डालेंगे अपन ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और फिर 3/4 पेज का फॉर्मेट छोड़ के नीचे डाल देंगे इधर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सीरीज अपन को नहीं करनी है, और लास्ट पेज में डाल देंगे अपन इधर C पॉइंट डाल के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो सबसे पहले अपन इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन में से क्लोजिंग SPL माइनस ओपनिंग SPL करेंगे। सो बैलेंस शीट के अंदर SPL कहाँ पे गिवन होगा अपन को? रिजर्व एंड सरप्लस में। और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर क्या है? 1। अगर क्वेश्चन में बाय चांस नोट नंबर ना गिवन हो तो जो अमाउंट का डिफरेंस होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वही होता है SPL का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। सो द नोट नंबर 1 दिया हुआ है तो उसको देखेंगे। नोट नंबर 1 में दिया हुआ है सरप्लस अपन पर बैलेंस इन SPL 50,000 है क्लोजिंग का, और ओपनिंग है 40,000। सो आंसर में इधर ऐसे लिखेंगे 50,000 माइनस 40,000, जो इसका बैलेंस आएगा इधर 10,000। पॉजिटिव आए तो ऐसे ही, नेगेटिव आए तो ब्रैकेट में लिखेंगे। सो इसके बाद अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने पास पहले मशीनरी की दी हुई है। सो अपन पहले इसमें मशीनरी का लेज़र बना लेते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है इसमें, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेज़र बना लेते हैं। सो मैं अब लेज़र बनाने जा रहा हूँ। लेज़र अपन इधर आंसर के जस्ट नीचे इधर वर्किंग नोट डाल के बनाएंगे। सो मैंने इधर लेज़र का फॉर्मेट बना लिया है। सो मैं इधर पे पुटअप कर देता हूँ। ये मशीनरी अकाउंट, ये लेज़र की क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड। इधर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो अब अपन क्वेश्चन में से इसके क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस पुट कर देते हैं।
सो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्या है, पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा नॉन करंट एसेट की। मशीन नॉन करंट एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है। टेंजिबल एसेट का नोट नंबर 4, टेंजिबल एसेट के नोट नंबर 4 में दिया हुआ है मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी। सो अपन मशीनरी बेच रहे हैं तो मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। इसमें मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्या गिवन है, इसमें मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 10,90,000 गिवन है। तो इधर और मशीनरी का हम मशीनरी का नेचर क्या होता है, डेबिट। सो हमेशा टू बैलेंस BD 10,90,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है 15,20,000। सो इधर बाय बैलेंस BD CD 15,20,000। अब अपन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी पुट अप कर देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग है 90 और क्लोजिंग है 1,20,000 और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का नेचर होता है क्रेडिट। सो इधर बाय बैलेंस CD और इधर टू बैलेंस BD। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग था 90, क्लोजिंग है 1,20,000 और मशीनरी में कितना डेप्रिसिएशन लगा है आज तक वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में इकट्ठा होगा। मशीनरी में आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है 12,000 का। सो इसकी एंट्री क्या बनती है हमेशा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो टू मशीनरी इधर आ जाएगी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट में, कितने से 12,000 से, और बाय एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा कितने अमाउंट से 12,000 से। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट को अपन क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड क्लोज हो रहा है तो बाय इज द डेप्रिसिएशन। अब जितना बचेगा वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा और ये बैलेंसिंग फिगर से निकलता है हमेशा। कितना 1,20,000 12,000। सो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी 1,32,000 और इधर ऊपर 90,000 है। 1,32,000 में से 90 को माइनस करेंगे तो नीचे इधर 32,000 अमाउंट आ जाएगी। सो इधर 1,42,000 आएगी अमाउंट, सॉरी 1,32,000। अब अपन मशीनरी का अकाउंट भी पूरा कर देते हैं। क्या दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो मशीनरी बुक वैल्यू 40,000 थी जिस पे 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी अभी बुक वैल्यू कितनी बच गई होगी 28,000 और वो बेच रहे 6,000 लॉस में, तो 22,000 में बेची। और मशीन बेचने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी के नाम से इधर मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक के नाम से एंट्री बनेगी, बाय बैंक 22,000। ओके, और लॉस की एंट्री क्या बनेगी, लॉस हमेशा SPL से चार्ज होगा। सो इसकी एंट्री क्या बनती है SPL, लॉस का नेचर क्या होता है डेबिट। सो SPL अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो बाय SPL और कितने का लॉस हुआ है 6,000 का है। अब देखो अगर डेबिट मशीनरी में क्या होता है, पहला अगर जहाँ पे भी बैलेंस बच रहा होता है वो क्रेडिट साइड बच रहा होता है तो डेप्रिसिएशन लग होता है पहले, फिर अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो और भी बैलेंस बच रहा है तो उस मशीन को बेचा हुआ होगा अपन ने। अगर इधर देखो डेबिट साइड का अमाउंट बच रहा है मतलब एक ही होता है इसमें रीज़न, मशीनरी अपन ने खरीदी है तभी तो मशीन बढ़ी है, नहीं तो फिर मशीन बढ़ेगी कैसे हैं। तो अब इधर टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, देखना 1,52,000 15,20,000 है। अब इसमें 22, 6, 28, 30, 40,000 बढ़ा देंगे तो 15,60,000 हो जाएगी टोटल इसकी। सो मशीन खरीदी होगी, उसकी एंट्री क्या होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इधर बैंक और इधर बैलेंसिंग फिगर से इसकी अमाउंट निकल जाएगी। 15,60,000 में से 10,90,000 को माइनस करेंगे सो अमाउंट क्या बचेगा 4,70,000। सो इधर आ गया 4,70,000 अमाउंट। सो इसकी भी टोटल से मैच हो जाएगी।
15,60,000 हैं। अब इस सब अमाउंट अपन उसमें पुटअप कर देते कैश फ्लो में। कैश फ्लो में वो चीज़ें जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो चीज़ें जाएगी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना हो, क्योंकि अपन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है तो P&L से अपन ने चार्ज किया होगा, वो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। सो अपन उन चीज़ों को रिवर्स करेंगे जो अपन ने P&L ऑपरेटिंग एक्टिविटी के P&L से SPL से चार्ज किया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, लिया होगा, तो उसमें वापस ऐड करना होगा वापस ओरिजिनल निकालने के लिए। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को ऐड कर देते हैं। कितने इसकी अमाउंट दी हुई करंट ईयर में 42,000 की। सो 42,000 से ऐड हो जाएगी। और लॉस वो भी अपन ने SPL से चार्ज किया होगा, उसको भी ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस हुआ था 6,000 का, तो वो भी अमाउंट अपन ने इसमें डाल दी। अब देखो, अगर लॉस होता है तो वो ऐड हो जाता है क्योंकि अपन ने P&L से लिया होगा पैसा लॉस का, और प्रॉफिट होता है तो वो ऐड हो जाता है, अपन ने दिया होगा। लॉस प्रॉफिट होता है तो वो माइनस हो जाता है जो अपन ने दिया होगा, क्योंकि अपन को पहले का अमाउंट निकालना है P&L में SPL का। सो इसका अमाउंट हो गया जो ऑपरेटिंग में जाएगा। अब वो करना है जो इन्वेस्टिंग में जाएगा। मशीनरी खरीदना बेचना क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसलिए सो पहले अपन ने मशीनरी बेची थी तो सेल ऑफ मशीनरी मशीनरी बेची होगी तो पैसा आया होगा, इनफ्लो हुआ होगा। और मशीनरी कितने में बेची है, 22,000 में। सो 22,000 का अपन को इनफ्लो हुआ है, और मशीनरी खरीदी भी है। सो परचेस ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी है तो आउटफ्लो होगा, पैसे दिया होगा अपन ने। 4,70,000 की अपन ने मशीनरी खरीदी है, 4,70,000। सो अपन ने इधर मशीनरी खरीद ली, इसका एडजस्टमेंट कर लिया अपन ने फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट का है 8% डिबेंचर है, वो रिडीम हो रहे, पैसा जा रहा है 1 जुलाई को 2018 में। सो अपने इधर 1 जुलाई कब आएगा, 1 जुलाई को जा रहा है। अब सेकंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पॉइंट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो 1 जुलाई को रिडीम हो रहा है। सो इंटरेस्ट निकालेंगे अपन अप्रैल मई जून 3 महीने का निकालेंगे ओपनिंग फिगर पे। तो इधर क्या हुआ, क्या दिया हुआ है डिबेंचर का ओपनिंग फिगर 4 लाख रुपए, 3 लाख से रिडीम हो रहे, तो 4 लाख पे कितने महीने का निकालेंगे, 3 महीने का। और कितने परसेंट के डिबेंचर है, 8% इंटरेस्ट रेट। सो इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी, देखिए 2 0 से 2 0 गए, 4 2 3, 3 से 3 गए, 4,000 से 2 8,000। अब अपन निकालेंगे क्लोजिंग फिगर पे 31 मार्च वाला क्लोजिंग 1 लाख पे। 9% का निकालेंगे क्योंकि 3 का अपन ने ऊपर का निकाल लिया, और 8/100, 2 से 2 4 2 3 3 3 6,000 का। तो टोटल कितना है अपन ने इंटरेस्ट किया था पेड और प्रोवाइड, 14,000 का। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रोवाइड होता है ना, वो ऑपरेटिंग में जाता है, ऐड होता है, क्योंकि SPL से चार्ज किया होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रोवाइडेड कितना है, 14। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड किया होगा ना, वो कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो फाइनेंसिंग में जाएगा 14,000 से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 14,000। अब जितने भी एडजस्टमेंट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद अपन को बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना होता है। शेयर कैपिटल पहले 10 लाख थी, अब 18 हो रही है, मतलब 8 लाख से बढ़ रही है। तो शेयर इशू किए होंगे, और शेयर इशू करना पैसा आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है,
इनफ्लो होगा कैश का, सो इधर इशू ऑफ शेयर्स 8 लाख है। अब दूसरे में रिजर्व एंड सरप्लस का अपन ने कर ही दिया है। जो नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोराइंग, लॉन्ग टर्म बोराइंग का सेकंड नोट नंबर, सेकंड नोट नंबर क्या दिया हुआ है, 8% डिवेंचर वाला, जो अपन ने 3 लाख रुपए से रिडीम किया होगा। और डिवेंचर को रिडीम करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, सो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब अपन ने डिवेंचर को रिडीम किया है तो वो 3 लाख से पैसा आउटफ्लो हुआ होगा, वो ब्रैकेट में आएगा, माइनस होगा इस सब में से जब टोटल लगाएंगे अपन लास्ट में तब। तो इसका भी हो गया ट्रीटमेंट। अब करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का थर्ड रोट नंबर देखेंगे, वो है टैक्स का। जो टैक्स का एक रूल होता है, जो इस साल का टैक्स होता है वो प्रोवाइड किया होता है, और लास्ट ईयर का जो टैक्स होता है उसे पे किया हुआ होता है। और टैक्स को प्रोवाइड करना और पेड करना दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। सो जो टैक्स अपन ने प्रोवाइड किया होगा उसको भी इधर अपन ऐड कर देंगे। और कितने से टैक्स प्रोवाइड हो रहा है, जो इसका इस साल का फिगर है वो है 2,50,000 है, और टैक्स इधर प्रोवाइड कर दिया अपन ने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे देखेंगे, और जो पेड होता है वो नीचे माइनस होगा, अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। सो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का भी हो गया ट्रीटमेंट, नॉन करंट टेंजिबल एसेट का भी हो गया। इंटेंजिबल एसेट का नोट नंबर 5th, इन गुडविल, जो गुडविल है लास्ट ईयर 70 और इस ईयर है 1,80,000। सो गुडविल बढ़ रही है, मतलब परचेज की होगी। गुडविल का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, परचेज की होगी, और 1,10,000 से, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज गुडविल 1,10,000, इधर ये भी माइनस होगा, और 1,10,000 परचेज की है तो माइनस होगा। गुडविल टू टाइप्स की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, जो परचेज होती है वही होती है रिकॉर्ड। सो वो अपन ने रिकॉर्ड कर दी इसमें ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट का हो गया। अब करंट एसेट, करंट एसेट जितनी भी होती है उसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में नीचे होता है, इंक्रीज डिक्रीज में। और कुछ करंट लायबिलिटीज का भी होता है जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता जिसका, जैसे आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेबल्स, ये इन सब चीज़ों का। जैसे अब ये करंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट होता है वो अपन देख लेते हैं। उसके लिए पहले अपन को वर्किंग कैपिटल चेंजेस होती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्या मतलब होता है, CA माइनस CL। सो वो इधर करेंगे अपन ऑपरेटिंग में नीचे, इसका टोटल होने के बाद इसका टोटल करते हैं अपन पहले। 10,000 प्लस 42,000, 52,000, 52,000 प्लस 6,000, 58,000, 58,000 प्लस 14,000, 72,000, 72,000 प्लस 2,50,000, 3,22,000। सो इधर और इधर लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अब एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और जो एडजस्टमेंट करेंगे ना वो करंट एसेट का ही होगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी का पर इधर कुछ भी अमाउंट नहीं बचा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी अपन ने कर दिया। अब करंट लायबिलिटी का, करंट एसेट का होगा वही चीज़ चाहिए जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। इधर करंट इन्वेस्टमेंट है जो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया वो भी है। और ट्रेड रिसीवेबल ही जाएगा सिर्फ। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, पहले 3,10,000 था, अब 2,90,000 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो जो करंट एसेट कम होती है तो वो ऐड होती है, ज़्यादा होती है तो माइनस होती है। क्यों, डेटर्स, एग्जाम्पल डेटर्स से पैसा आया हो, अगर डेटर्स कम हुए होगा मतलब पैसा आया होगा तो इनफ्लो होगा, सो वो माइनस हो जाएगा। और डेटर्स बड़े होंगे सो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि उनसे पैसा रुक गया होगा। सो इसमें देखते हैं अपन करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल ऐसे लिखेंगे, सॉरी, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल
कितने से बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने से कम हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब पैसा आया होगा 20,000 से, सो इधर 20,000 है। अब बाकी की दो चीज़ें तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो नहीं रिकॉर्ड होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी। सो अब इधर की टोटल कर देंगे, इधर इसको ऐड करेंगे। सो कितने हो जाएगा अमाउंट, 3,42,000। अब इधर क्या आएगा, अपन थोड़ा नीचे लिख देते, इधर मिस्टेक हो गई है ना, तो अब इधर क्या क्या लिखा जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। अब लेस करना है अपन को टैक्स पेड। क्या टैक्स पेड, कितना टैक्स अपन ने पेड किया था, वो प्रोविजन फॉर टैक्स में आया था, फिर पिछले साल का पे करते हैं, मतलब 3,60,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे, 60,000 माइनस होंगे। सो अमाउंट क्या आएगा, 18,000 नेगेटिव। सो ब्रैकेट में लिखना है, अगर नेगेटिव आया तो इधर लिखेंगे नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो इधर आ गया 18,000 से। अब बाकी के भी टोटल कर देंगे, सबका ट्रीटमेंट हो गया है, 22,000, 1,10,000 और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5,80,000। 5,80,000 में से 22,000 को माइनस कर देंगे तो 5,58,000 नेगेटिव। तो इधर कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इधर आ गया ये अमाउंट। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की टोटल में 8 लाख में से 3 लाख के 5,14,000 कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब अपन इधर क्या लिखेंगे, इन तीनों की टोटल करेंगे जो बाहर अपन ने फिगर लिखा है। जैसे 18,000 में 5,58,000 जोड़ दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5,76,000। अब 5,76,000 में से 5,14,000 का ट्रीटमेंट करेंगे। सो 5,76,000 में से 5,14,000 का करेंगे तो 62,000 इधर आएगा। कौन सा बैलेंस बचेगा, नेगेटिव। और उस बैलेंस का क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब इधर ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, स्टार्टिंग वाला जो होता है ऐड हो जाता है। इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की दो आइटम्स है, 2,30,000 और 1,90,000, मतलब 4,20,000। सो 4,20,000। अब करेंगे इधर 4,20,000 का ट्रीटमेंट। सॉरी अपनी इधर मिस्टेक आ रही है, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अपन ने पे किया है, मतलब पैसा गया होगा वो भी आउटफ्लो होगा, तो वो भी माइनस होगा। अब 8 लाख 5 लाख और 4,84,000 आएगी उधर अमाउंट। कितनी आ गई, 4,84,000 से होगा कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब वापस अपन को इधर टोटल करनी पड़ेगी। सो 18,000, 5,76,000। अब 5,76,000 में से 4,86,000 को करेंगे हैं। सो उधर आया था 5,76,000 और 4,86,000 को करेंगे माइनस, तो आएगा नेगेटिव 90,000। कितना आ जाएगा, नेगेटिव 90,000 है। अब बिगनिंग वाले को ऐड कर देंगे, कितना है वो 4,20,000। सो इसमें से माइनस हो जाएगा तो इधर आएगा अमाउंट 3,30,000 पॉजिटिव में। और इसमें आंसर डायरेक्ट चेक हो जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। ये कैसे होगा, देखो आंसर मैच, ये इधर CFS अपना खत्म हो जाता है,
3,30,000। इसका जो अपन इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो है इसको ऐड करेंगे ना एंडिंग फिगर को, सो ये मैच करेगा 3,30,000। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और कैश फ्लो अच्छे से समझ आएगा। फिर भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मेरी इंस्टाग्राम आईडी का मैं लिंक बायो में आपको दे दूँगा। सो थैंक यू।